Welcome to our channel. Here I am going to discuss with you our next topic about Section 10 of Negotiable Instruments Act 1881. In last session, I told you about the estoppel against forgery. ये जिन स्टूडेंट ने वो सेशन नहीं देखा है तो डियर स्टूडेंट्स ऑन द टॉप यू सी द लिंक एंड आई बटन गो एंड वॉच दैट. फर्स्ट ऑफ ऑल, estoppel अगेंस्ट फोर्जरी में ये बताया गया था कि अगर किसी पर्सन के साथ फोर्जरी हो रही है, चीटिंग हुई है या उसको कोई नुकसान हुआ है तो किस कंडीशन में वो फोर्जरी के अगेंस्ट नहीं जा सकता है या उसको फोर्जरी के अगेंस्ट कंप्लेंट करने से रोक दिया जाता है थ्रू दिस एक्ट. दैट इज वी डिस्कस्ड. अब आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं अपने सेक्शन 10. और सेक्शन 10 हमें क्लियरली क्या बताता है? पेमेंट इन ड्यू कोर्स. अगर इन ड्यू कोर्स कोई भी पेमेंट की गई है बाय वन पार्टी टू द अदर वन, सो इफ it is all done with the clean minds and there is nothing intentionally done, like if there is no intention of doing the wrong with other person, then that payment is to be considered as the valid payment. उस पेमेंट को मान के चलते हैं कि वो पेमेंट एक वैलिडली तरीके से की गई है, प्रॉपर पार्टी को हैंड ओवर की गई है एंड इट इज डन इफ इन ड्यू कोर्स दैट इज कंप्लीटली लीगली एक्सेप्टेड. तो आइए जानते हैं हम सेक्शन 10 के बारे में इन डिटेल व्हाट इट क्लियरली सिग्निफाइज. देखिए, द एम्फेसिस इज दैट कि पेमेंट जो होती है शुड बी मेड टू द राइटफुल होल्डर. नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट यही बताता है कि राइटफुल पर्सन से राइटफुल होल्डर तक ही पेमेंट होनी चाहिए. मीन्स जिसको आप पेमेंट कर रहे हो दैट पर्सन शुड बी राइटफुल. और राइटफुल किसमें? कानून की नज़र में. इवन इफ द पेमेंट इज मेड टू अ रॉन्ग पर्सन, मतलब किसी रॉन्ग पर्सन के हाथ में पेमेंट चली गई है, बट अगर वो इन ड्यू कोर्स की गई है, मीन्स ड्यू कोर्स कैसे? थ्रू नेचुरल प्रोसेस, थ्रू इन बिजनेस टर्म्स. सो जिस पर्सन को वो पेमेंट की गई है या जिस पर्सन ने वो पेमेंट की है, एक्चुअली सॉरी, द पर्सन हु इज मेकिंग द पेमेंट, दैट पर्सन इज डिस्चार्ज फ्रॉम हिज लाइबिलिटी. उसको ये माना जाएगा कि उसने अपनी तरफ से वैलिड पेमेंट करी है और ड्यू कोर्स में करी है तो उसने सही पर्सन के हाथ में पैसे दिए हैं. तो अब उस पर आप लेटर ऑन उस पर कोई चार्ज नहीं लगा सकते, उसको जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते, उसकी गलती नहीं निकाल सकते. वो डिस्चार्ज हो गए भैया. ही इज फ्री फ्रॉम एनी लाइबिलिटी. ही हैज डन कंप्लीट पेमेंट फ्रॉम हिज साइड. तो इसलिए ये पेमेंट इन ड्यू कोर्स में राइटफुल होल्डर, अगर वो ड्यू कोर्स के थ्रू पेमेंट हुई है तो बेशक वो रॉन्ग पर्सन को भी की गई हो, उसमें राइट ही मानी जाएगी. अब हम पेमेंट इन ड्यू कोर्स में क्या क्या इंक्लूड करते हैं, ऐसे कौन कौन से पॉइंट्स हैं जिनको हम ये मान के चलते हैं कि हाँ हम ये समझेंगे ये ड्यू कोर्स में पेमेंट हुई है. सो द वेरी फर्स्ट पॉइंट वी हैव इज पेमेंट इन अकॉर्डेंस विद एपरेंट टेनोर. एपरेंट टेनोर का मतलब क्या है कि जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट पर मेंशन्ड है, एनआई पे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट पर जो भी नेम ऑफ पर्सन मेंशन्ड है या थ्रू whom द पेमेंट इज टू बी डन, एज इट इज अगर दूसरे पर्सन ने जिसने पेमेंट करनी थी वही प्रोसेस फॉलो किया है तो इसका मतलब उसने एपरेंट टेनोर वट एवर इट इज रिटन इन द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट ही हैज फॉलोड दैट स्टेप्स ओनली, इसलिए वो पेमेंट ड्यू कोर्स के ही मानी जाती है. अब हम समझते हैं इसमें क्या लिखा है. इट मीन्स इफ पेमेंट इन अकॉर्डेंस विद वट एवर इज रिटन apparently on the instrument, means whatever is written in the instrument, if that is done according to that तो वो payment in due course है. if the amount paid is more than that mentioned on the instrument, अगर by chance instrument पे mention थी 50,000 और आप दे रहे हो 80,000, या फिर person taking away the payment is other than the endorsee, जिसको पेमेंट करनी थी, सपोज मिस्टर बी को करनी थी, आप कर रहे हो मिस्टर सी को, मतलब आप नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में जो भी लिखा है उसके खिलाफ जा रहे हो, उसके अकॉर्डिंग नहीं कर रहे. या फिर इट इज द पेमेंट और अ पोस्ट डेटेड और स्टेल इंस्ट्रूमेंट है, मीन्स इंस्ट्रूमेंट की डेट निकल चुकी है और अभी भी आप उसके अकॉर्डिंग कर रहे हो कि 3 मंथ्स के अंदर अंदर पेमेंट करनी थी और आप कर रहे हो 5th मंथ में. या फिर पेमेंट ऑफ अ क्रॉस्ड चेक है मेड अक्रॉस द काउंटर. अक्रॉस द काउंटर तो पेमेंट होती नहीं, क्रॉस चेक की थ्रू बैंक अकाउंट ही पेमेंट जाती है. तो आप सारे गलत मेथड यूज करोगे तो पेमेंट इन दीज केसेस वुड बी आउट ऑफ ड्यू कोर्स. ये ड्यू कोर्स की नहीं है, ये आउट ऑफ ड्यू कोर्स है. क्यों? क्योंकि आप नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में जो लिखा है उसे फॉलो नहीं कर रहे हो, राइट?
So we are not considering that, and that's why this payment is now out of due course, and the person who is making such payment can be held liable for using the payment. यहाँ पर आप उस पर्सन को जिम्मेदार ठहरा सकते हो, क्योंकि भैया आपने नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के अकॉर्डिंग नहीं किया, आपने एपरेंट टेनोर से पेमेंट नहीं करी, आपने वो सब काम गलत किए, नाम जो था गलत पर्सन को पेमेंट कर दी, टाइम के अंदर पेमेंट करनी थी आपने पोस्ट डेटेड कर दी, क्रॉस चेक था फिर भी आपने ओवर द काउंटर पैसा ले लिया, right? So that's why you will be held liable. Now next we have is payment in good faith and without negligence. पेमेंट इन गुड फेथ एंड विदाउट नेग्लिजेंस में भी हम मान के चलते हैं कि यहाँ पर भी पेमेंट इन ड्यू कोर्स ही होती है। अगर आपने गुड फेथ में किसी को पेमेंट दी है, आपको लग रहा था कि मैं सही पर्सन के हाथ में पेमेंट पहुंचा रहा हूँ, और आपने कोई भी काम नेग्लिजेंटली नहीं करा है, मीन्स सोच समझकर ही किया है, सब कुछ जानते हुए देखते हुए आपको लग रहा है आपके विश्वास से मैं सही काम कर रहा हूँ, गुड फेथ में कर रहा हूँ, इंटेंशनली कोई रॉन्ग नहीं है, तो आपका वो ड्यू कोर्स में ही पेमेंट मानी जाती है। इसमें क्या लिखा है, द पर्सन हु इज मेकिंग द पेमेंट, ना तो वो ही जानता है, नीदर नोज नोर हैज एनी रीजन टू बिलीव दैट देयर इज एनीथिंग रॉन्ग, कि कुछ गलत हो रहा है, या दूसरा पर्सन जिसको पेमेंट कर रहा है वो फ्रॉड है या कुछ फोर्जरी है, उसको सब सही लग रहा है, गुड फेथ में उसने पेमेंट करी है, देन ही शुड बी एक्टिंग अंडर द ऑनेस्ट बिलीफ। मतलब वो एक ऑनेस्ट बिलीफ, सच्चे मन से अपना काम कर रहा था, उसके मन में कोई त्रुटि नहीं थी, कुछ गलत भावना नहीं थी, एंड दैट इट इज द प्रॉपर पेमेंट टू द पर्सन ही जेन्युइनली एंटाइटल्ड देयर टू। उसको लग रहा है जिस पर्सन को मेरे को पेमेंट करनी है वो सच में राइटफुल होल्डर और जेन्युइनली उसे ही करनी है। ऑल्सो देयर बी नो नेग्लिजेंस ऑन हिज पार्ट। जो पर्सन पेमेंट कर रहा है, सपोज ए पेमेंट कर रहा है बी को, तो ए को तो सारी चीज़ें तो ये लग रही है कि बी राइटफुल ओनर है, ये इसके पास ऑनेस्ट बिलीव से उसको बी ही सही आदमी लग रहा है, कोई गलत उसको प्रोसेस में कुछ नहीं लग रहा, प्लस ए इंटेंशनली भी कोई गलत काम नहीं कर रहा, नेग्लिजेंटली नहीं कर रहा, नेग्लिजेंस में नहीं है, देयर शुड बी नो नेग्लिजेंस ऑन हिज पार्ट ऑल्सो। तो दैट्स वाई ऑल दिस मेक्स दैट इट इज डन इन अ ड्यू कोर्स, ये सब माना जाएगा ड्यू कोर्स की पेमेंट है। अब आप अपने सामने एक सिचुएशन देखिए, एक एग्जाम्पल है, इसके थ्रू समझिए इस सिचुएशन में क्या था। इफ ऑन द ट्रेवलर्स चेक द सिग्नेचर ऑफ द पर्सन रिसीविंग द पेमेंट आर डिफरेंट फ्रॉम दैट अदर वन, ट्रेवलर्स चेक में सिग्नेचर अलग है, पार्ट ऑफ द होल्डर एट द टाइम ऑफ देयर इशू एंड द बैंक ऑफिसर डज नॉट बोदर टू कंपेयर। बैंक ऑफिसर जब पेमेंट करता है तो उसने ये देखा ही नहीं, सिग्नेचर मैच करके ही नहीं देखे, ये तो सबसे बड़ी गलती करी है। बैंक का काम तो सबसे पहले ये होता है कि साइन को मैच करे, सिग्नेचर्स देखे, तो उसने दोनों ही सिग्नेचर्स को मैच नहीं करा है पेमेंट करने से पहले, और हड़बड़ी में आके पेमेंट कर दी। सो देयर इज नेग्लिजेंस, यहाँ पर नेग्लिजेंस है, एंड हेंस पेमेंट जो है वो आउट ऑफ ड्यू कोर्स की गई, इसलिए बैंक जिम्मेदार ठहराया जाएगा। राइट स्टूडेंट्स, देन वी हैव थर्ड सिचुएशन ऑल्सो, जिसमें ये माना जाता है कि पेमेंट इन ड्यू कोर्स है, पेमेंट टू अ पर्सन इन पोजेशन हुज टाइटल डज नॉट अपीयर टू बी डिफेक्टिव। या आपको ऐसा लगता है जिस पर्सन के पास नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, मीन्स जिसको हम होल्डर कहते हैं, जो वो होल्डर पर्सन है, आपको वो ये लग रहा है कि वो होल्डर पर्सन जो है वो करेक्ट ऑनर है, कोई भी उसके टाइटल में डिफेक्ट नहीं है, और उसने सही तरीकों से अपने पास नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट रखा हुआ है, आपको वो कहीं से फ्रॉड नहीं लग रहा है। कई बार ऐसा हो जाता है ना, किसी का चेक चुरा लिया, लेकिन जो चोर आपको लगता है चोर शायद सही पर्सन है, उसके पास सही तरीके से ही चेक आया होगा। सो इफ देयर इज एन एपरेंट मटेरियल ऑल्टरेशन, या फिर ओवर राइटिंग की गई है, सपोज कोई चेंज है, ओवर राइटिंग है, फोर्जरी है, द पेमेंट इन सच केस विदाउट ड्यू इंक्वायरी, अगर आप इंक्वायरी नहीं कर रहे हो तो वो पेमेंट आउट ऑफ ड्यू कोर्स मानी जाएगी। बट अगर आपको टाइटल में कोई डिफेक्टिव नहीं लग रहा, आपको लग रहा है कोई ओवर राइटिंग नहीं है, आपने सब चीज़ें चेक करके करिए पेमेंट, तो वो आप होल्डर इन ड्यू कोर्स के थ्रू ही पेमेंट इन ड्यू कोर्स मानी जाएगी। राइट स्टूडेंट्स, सो विद दिस दीज आर द थ्री यू कैन से सिचुएशंस जिसमें हम ये मान के चलते हैं कि सेक्शन 10 अप्लाई होता है, पेमेंट ये इन ड्यू कोर्स की गई है, और अगर कुछ गलती भी होगी तो उसको हम लायबल नहीं ठहराएंगे, क्योंकि उस पर्सन ने सही मायनों में तीनों स्टेप्स फॉलो करे। उसको ये लगता था कि जो पर्सन है वो राइटफुल ओनर है,
उस ऑनेस्ट बिलीव के साथ कर रहा है और उसने एप्रिन टेनोर से पेमेंट करी है. So with this session is over, and here are our email address. You can send us your queries, your suggestions here. या जिन भी स्टूडेंट्स को किसी नोट्स की ज़रूरत है, किसी पर्टिकुलर एक्ट का आपको कंप्लीट पैकेज चाहिए, कोचिंग से रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट्स हैं, अगर आपको पर्सनल क्लास अटेंड करनी है, तो आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं ऑन दिस नंबर विच आई हैव प्रोवाइडेड हेयर. इंस्टाग्राम पर आप फॉलो कीजिए, टेलीग्राम पर. टिल देन कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब. थैंक यू.